हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी 360 पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नॉलेज बूस्टर और इसमें बजट 2022-23 हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि हमने बजट 22-23 से 20 सबसे महत्वपूर्ण सवाल अलग करके इस वीडियो में डाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है बजट से जुड़ा हुआ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 101, सी अनुच्छेद 112 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। इसके स्थान पर एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि एएफएस या फिर हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1860, बी 1948, सी 1945, डी 1947। तो जाहिर सी बात है कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, तो पहला बजट भी स्वतंत्र भारत का 1947 में पेश किया गया होगा। लेकिन जो बात नोट करने लायक है वो ये, स्वतंत्र भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये आपके किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में आ सकता है। नज़दीक में 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा सीडीपीओ का एग्ज़ाम है, उसमें भी इस क्वेश्चन को आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बजट 2022-23 कौन से नंबर का पेपरलेस बजट है? ऑप्शन ए 1 पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दूसरा। पहला पेपरलेस बजट हमारा जो पेश किया गया था वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 2021-22 का पेश किया गया था, और यह जो बजट 22-23 का है यह दूसरा पेपरलेस बजट है। पिछले वाला जो बजट था वो कोरोना के कारण पेपरलेस किया गया था और इसी को अभी भी जारी रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में कब मिला दिया गया? ऑप्शन ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2017। दोस्तों 2016 तक रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों को अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में दोनों को मर्ज कर दिया गया और अब सिर्फ केंद्रीय बजट ही पेश किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित या फिर डी निर्मला सीतारमन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया था वो इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन इन्होंने 1970 में प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभालते हुए बजट पेश किया था। किंतु निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश की विकास दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? ऑप्शन ए 5.27, बी 6.27, सी 7.27 या फिर डी 9.27। तो इसका सही उत्तर है 9.27। वित्त मंत्री जी ने उम्मीद व्यक्त की है कि हमारा विकास दर 9.27 रहेगा। अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधाओं वाली कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी? ऑप्शन ए 100, बी 250, सी 400 या फिर डी 350। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 400। दोस्तों अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कोर बैंकिंग सिस्टम पर कितने डाकघर आएंगे? ऑप्शन ए 1.2 लाख, बी 1.3 लाख, सी 1.4 लाख या फिर डी 1.5 लाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1.5 लाख। 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, जिससे कि वित्तीय समावेशन में मदद मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर लगाया जाएगा? ऑप्शन ए 25%, बी 30%, सी 15% या फिर डी 12%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 30%। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी पर भारत में पहले बैन था, लेकिन अब इसे कराधान के अंतर्गत ला दिया गया है और इसके हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% का कर लगाया जाएगा। साथ ही लेन देन पर 1% का कर लगाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए 6.1, बी 6.2%, सी 6.3% या फिर डी 6.4%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 6.4%। वित्त मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकीय घाटा का लक्ष्य 6.4 रहने की उम्मीद व्यक्त की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन सहकारी समितियों की आय 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के मध्य है, इन पर लगने वाले अधिभार को 12% से घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? ऑप्शन ए 3%, बी 4%, सी 5% या फिर डी 7%। तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 7%। तो ऐसी सहकारी समितियों जिनका आय 1 से 10 करोड़ के बीच में है, उन पर जो अधिभार यानी कि सरचार्ज लगता है वह 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं? ऑप्शन ए पहली बार, बी दूसरी बार, सी तीसरी बार या फिर डी चौथी बार। तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चौथी बार। निर्मला सीतारमण जी लगातार चौथी बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस प्लेटफॉर्म के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा? ऑप्शन ए पीएम ई विद्या, बी पीएम ई पाठशाला, सी पीएम ई गुरु या फिर डी पीएम ई सरस्वती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को अब 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे कि सभी राज्य कक्षा 1 से लेकर 12 तक पूरक भाषा में उपलब्ध करा सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 के महीने के लिए जीएसटी संग्रह क्या है? ऑप्शन ए 1,10,986 करोड़ रुपए, बी 1,20,986 करोड़ रुपए, सी 1,30,986 करोड़ रुपए या फिर डी 1,40,986 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1,40,986 करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार को 28.5% से घटाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 22%, बी 12%, सी 28% या फिर डी 23%। तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 23%। हमारा अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए कितने आवासों को पूरा किया जाएगा? ऑप्शन ए 60 लाख, बी 70 लाख, सी 80 लाख या फिर डी 90 लाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 80 लाख। तो आने वाले वित्तीय वर्ष में 80 लाख पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए आवास को पूरा किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, बी अरुण जेटली, सी इंदिरा गांधी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण। दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने 2 घंटे 7 मिनट का बजट भाषण दिया था और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने
2020-21 के बजट में 2 घंटे 42 मिनट का बजट स्पीच दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनपीएस में नियोक्ता के योगदान हेतु कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की गई है? ऑप्शन ए 10%, बी 11%, सी 12% या फिर डी 14%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 14%। चलते हैं अगले सवाल की ओर। केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने केंद्र बिंदु क्षेत्र यानी कि फोकस एरिया प्रस्तुत किए गए हैं? ऑप्शन ए 7 फोकस एरिया, बी 6 फोकस एरिया, सी 5 फोकस एरिया या फिर डी 4 फोकस एरिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7 फोकस एरिया। और ये 7 फोकस एरिया कौन कौन से हैं? तो ये 7 फोकस एरिया हैं पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई और 7वां है निवेश का वित्त पोषण। चलते हैं हमारे अंतिम सवाल की ओर। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 75। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित की जाएगी। इसी के साथ बजट 2022-23 से जुड़ा यह वीडियो समाप्त होता है, लेकिन इस वीडियो के 20 सवाल ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम्स में इसमें से कम 1 या 2 सवाल निश्चित तौर पर आ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती वक्त देकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी लर्निंग।